ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा लाइट कट गया था। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो को डिलीट आधा कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पार्ट जल्दी से 2 देख लेना, फिर से पार्ट 3 देख लेना जल्दी। ठीक है, थोड़ा सा बचा है। वन में खाद्य श्रृंखला, आपने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी के बारे में पढ़ा होगा। आपने यह भी जान लिया होगा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी अनंततः पौधे हैं उस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने ऊपर पढ़ाया था बच्चों, थोड़ा लाइट कट गया था। ठीक है, इसलिए वन में खाद्य श्रृंखला कैसे होता है वो। ठीक है, अपने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी के बारे में पढ़ा होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड देख लो यहाँ पे, स्वपोषी है, परपोषी और मृतपोषी। अभी इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा मैं आगे। आपने यह भी जान लिया है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि पौधे जो होते हैं अपना स्वयं भोजन बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी अंततः पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। बच्चों, तो यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो स्वयं भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से, लेकिन जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं और सर्वाहारी जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि पौधे अगर नहीं खाएंगे तो मांसाहारी भी नहीं होगा, न शाकाहारी होगा, न सर्वाहारी होगा। मांसाहारी मतलब जो सिर्फ मांस खाता है, शाकाहारी मतलब जो सिर्फ शाकाहारी खाता है, लेकिन सर्वाहारी होता है जो दोनों खाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। यह क्रम चलता रहता है। ठीक है, जो जीव पौधे के भोजन के रूप में खाते हैं, क्या कह रहा है, जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे ये क्या है, घास है, तो घास उदाहरण के लिए टिड्डा, टिड्डा क्या होता है, घास को खाता है, लेकिन जो टिड्डा है वो मेंढक खाता है टिड्डा को, लेकिन जो मेंढक है वो सांप खाता है उसे, और जो सांप है उसे कौन खाता है, सांप को कौन खाता है, चील खाता है, गरुड़। तो देखो उदाहरण के लिए मेंढक छोटे छोटे कीट खा सकता है, मेंढक को सांप खा सकता है और सांप को गरुड़ खा सकता है। तो एक साइकिल है एक प्रकार का, जंगल ऐसे ही चलता है। किसी को दया नहीं करनी चाहिए जंगल में। अगर जंगल में दया करेंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। भाई गरुड़ सोचेगा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा भैया, तो क्या सांप की प्रजाति क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सांप कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, तो ये भूखा मर जाएगा सांप। ठीक है, तो जंगल में कोई काम नहीं, अपना चुपचाप खाते रहो, किसी पर दया मत दिखाओ जंगल में। घास, कीट, मेंढक, सांप, गरुड़ और घास, हिरण, बाघ। घास को कौन खाता है, कीट खाते हैं। घास को कौन खाता है, कीट खाता है। कीट को कौन खाता है, मेंढक। मेंढक को कौन, सांप। सांप को गरुड़। ठीक है, घास, हिरण और बाघ। ठीक है, उसी प्रकार। तो इसका मेन मकसद क्या है कि जितने भी ये क्या होते हैं, जो जितने भी चक्रण चलता है उसका सबका मुख्य आहार क्या होता है, घास होता है बच्चों। ठीक है, घास से ही तो कीट बनता है, कीट। अगर कीट ही नहीं रहेगा तो मेंढक क्या खाएगा, मेंढक नहीं रहेगा तो सांप, सांप नहीं रहेगा तो क्या, गरुड़ नहीं खाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो घास होता है वो हिरण खाता है, हिरण को कौन खाता है, बाघ खाता है। तो एक प्रकार की साइकिल है ये। ठीक है, इस क्रम को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, फूड साइकिल। इसको आप गूगल पे करिए, यूट्यूब पे करिएगा तो मिल जाएगा, फूड साइकिल किसे कहते हैं, व्हाट इज अ फूड साइकिल। ठीक है, फूड साइकिल। वन की अनेक खाद्य श्रृंखला पाई जाती हैं, सभी में परस्पर संबंध होते हैं और सब मिलकर खाद्य की श्रृंखला के रूप में होते हैं। यदि खाद्य श्रृंखला के किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। बच्चों कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, देखो सोचो, जो साइकिल है, अगर उस साइकिल में अगर एक व्यक्ति भी, मतलब सॉरी एक कीट भी या एक जानवर भी अगर खत्म हो जाए तो सभी श्रृंखला प्रभावित होती है। कैसे, नोट करना इस बात को, मैं फिर से डिटेल में मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ। यदि खाद्य श्रृंखला, आपने अभी खाद्य श्रृंखला पढ़ा, खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक जानवर एक के ऊपर निर्भर है। ठीक है, एक जानवर एक के ऊपर निर्भर है, घास जो है टिड्डा खाएगा, टिड्डा मेंढक, मेंढक सांप, सांप गरुड़। वहीं घास हिरण खाएगा, हिरण क्या खाएगा, शेर खाएगा। तो वही कह रहे कि अगर जंगल में अगर एक भी प्रजाति अगर मिस होती है या उसका विनाश होता है तो सभी साइकिल पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे, देखो सोचो, अगर सांप नहीं रहे और मेंढक नहीं रहे तो क्या गरुड़ टिड्डे को खाएगा, नहीं खाएगा। सोचो वैसे अगर मान लो कि टिड्डा ही ना रहे तो क्या मेंढक घास खाएगा, नहीं। ठीक है, अगर अगर गरुड़ ही ना रहे तो सांप को कौन खाएगा। अगर गरुड़ ना रहे तो मेंढक ना टिड्डा और ना घास खाएगा। अगर मेंढक ना रहे तो ना ये खाएगा, ना इसको खाएगा, ना इसको खाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों,
कि अगर ये पर नोट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर जंगल में अगर जंगल के साइकिल में, खाद्य श्रृंखला में अगर कोई भी प्रजाति या कोई भी चीज़ विघ्न में बाधा पड़ती है, ठीक है, बाधा पड़ती तो पूरी श्रृंखला प्रभावित होती है। ठीक है, समझ गए कि अगर कोई भी जाति या कोई भी प्रजाति जंगल में जितने भी कीट पतंग है, अगर उस खाद्य श्रृंखला में अगर उसकी प्रजाति को खतरा है या विनाश होता है, तो जंगल के सभी श्रृंखला पर उसका असर पड़ेगा। जैसे आपको बता दिया कि अगर सांप नहीं रहेगा तो सिर्फ मेंढक ही बढ़ जाएंगे, अगर हिरन को नहीं खाएगा तो हिरन पूरी पेड़ पौधे को ही खा के ख़त्म कर देगा। तो उसका मतलब बैलेंस रखता है। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है कि सब लोग बैलेंस करता है, सब लोग बैलेंस, पलरा बराबर होता है। ठीक है, अगर सोचो कि अगर गरुड़ नहीं रहेगा तो इस धरती पर सांप ही सांप हो जाएंगे। अगर शेर नहीं रहेगा तो जो हिरन है पूरा घास चट कर जाएगा, पूरा हर जगह सिर्फ भूरा ही भूरा, हरे भरे पौधे कहीं नज़र ही नहीं आएंगे। तो क्या होता है कि मेन इंपॉर्टेंट है खाद्य श्रृंखला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जीवन में या हमारे जीवन में बैलेंस बना के चलता है। ठीक है, वन की मिट्टी पढ़ते हैं आप लोग कि वन की मिट्टी कैसे होती है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि अपने समझ गए होंगे कि खाद्य श्रृंखला कैसे काम करती है। आपने पिछले अध्याय में जान लिया कि मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। मिट्टी की ऊपरी परत में क्या होता है? ह्यूमस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मिट्टी की ऊपरी परत में क्या होता है, लिख देगा कार्बन, कैल्शियम, पानी, ह्यूमस। ऑप्शन हो क्या हो जाएगा? डी, ह्यूमस। इसकी मात्रा में जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत में प्रचुर होती है। क्यों? तो जंगल की जो ऊपरी परत होती है उसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। क्यों? ये जानेंगे। आपने जंगलों में सघन आम या लीची के बगीचे में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि जो ज़मीन की भूमि होती है वो कच्चे टूटे पत्तों से ढकी रहती हैं बच्चों ना। तो जब वो पत्ते सड़ते हैं तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपने आप अपने गांची या गांच में या खेत वगैरह में जाते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तो जब पतझड़ आता है तो उसके पत्ते टूट टूट कर ज़मीन पे नीचे गिरते हैं और सूखते हैं। सूखने के बाद जो गीला होता है या मतलब वो कचड़ा या गलता है तो क्या होता है? ह्यूमस का निर्माण करता है बच्चों। ठीक है, इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं और जो इन पत्तियों, घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक करते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। जब वो पेड़ पौधे या पत्ती जो गलते हैं, सड़ते हैं, तो उससे ह्यूमस का निर्माण होता है। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम सांस लेने या माइक्रोस्कोप सहायता से देख सकते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कुछ जीव इतने छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं कुछ जीव ऐसे, देखो यहाँ पे साइड में, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे साइड में कुछ जीव इससे छोटे होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, कुछ जीव जो होते हैं इससे भी छोटे होते हैं जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसे कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब माइक्रोब से उसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में इस चैप्टर से कि इनमें से किसे सूक्ष्म जीव से माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो लिख देगा कीट पतंगों को, सूक्ष्म जीवों को, तारों को, या इनमें से कोई नहीं तो सूक्ष्म जीवों को। तारों को माइक्रोस्कोप से थोड़ा देखा जाता है, टेलीस्कोप से देखा जाता है, टेलीस्कोप से। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। जो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव? वो अपघटक कहलाते हैं, अपघटक। अरे जिसे वो जो पत्तों को सड़ाते गलाते हैं उस पर सूक्ष्म जीव होते हैं। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग अब पूछेंगे सर सूक्ष्म जीव कहाँ से आ गया, तो जो कीट पतंग पत्तों को गलाते हैं जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है, और उस ह्यूमस में क्या होता है? सूक्ष्म जीव होते हैं। और उस सूक्ष्म जीव को कहते हैं जीव अपघटक कहते हैं। ठीक है, जो पेड़ पत्तों को गलाते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, जो ह्यूमस का निर्माण सिर्फ पत्तियों से नहीं होता है, वह मरे हुए जीव जंतु से भी ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, जो अंततः पौधों के पोषण में सहायक होता है, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है और साथ ही पोषण का चक्र भी चलता रहता है। तो आपसे एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा? यहाँ से देखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमस का निर्माण सिर्फ पत्तों के गलने से होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमस का निर्माण जीव जंतु के मरने से भी होता है। जीव जंतु के
मरे हुए, देखो मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं बच्चों, ठीक है। अपघटित का मतलब क्या हो, अपघटन मतलब गलना सड़ना, ठीक है। तो सिर्फ पौधे नहीं, जीव जंतु भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमस का निर्माण सिर्फ जीव जंतु से होता है, तो क्या ऑप्शन गलत है कि सही है? सही नहीं है, गलत है। ह्यूमस का निर्माण सिर्फ जीव जंतु से नहीं, सड़े हुए पत्तों से भी होता है बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, कुछ भी क्या होता है आपको भ्रम में डाल सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है ऑप्शन। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे खाद्य श्रृंखला पूरी होती रहती है। और जो ह्यूमस होते हैं, अब देखो एक एग्जाम में यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा ह्यूमस से लेके, पूछेगा कि ह्यूमस जो होते हैं वो पेड़ पौधों को हानि पहुँचाते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि जो ह्यूमस होते हैं वो पेड़ पौधों का क्या पोषण का चक्र का काम करते हैं और पौधों के पोषण में सहायक होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ह्यूमस होते हैं वो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, सही मारिए, गलत हो जाएगा लेकिन ऑप्शन, ठीक है। ह्यूमस जो होते हैं वो पेड़ पौधों को नुकसान नहीं बल्कि पौधे को पोषण में सहायक होते हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमस किस लिए काम आता है? जो पौधों में पोषण के लिए काम आता है, ठीक है। और ह्यूमस का निर्माण सिर्फ जीव जंतु से नहीं बल्कि पेड़ पौधों के पत्तों के सड़ने से भी होता है। प्रकृति में वनों से गैसों का संतुलन कुछ इस प्रकार बनता है, देखो पादप, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जंतु। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। तो वनों में प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, जिससे वायुमंडल में वायु का या ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है बच्चों, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। हमने जल चक्र के बारे में जान लिया है। वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। वन्य जीव जंतुओं को आश्रय, भोजन और पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपने में वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते हैं। जो वन होते हैं वो नए नए पादपों को पनपने के लिए क्या होते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। जो ह्यूमस होता है वो नए नए पौधों को उपजने के लिए प्रदान करता है, ठीक है, क्योंकि पोषण प्राप्त होता है तो नए नए पौधे अपने आप खिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बताइए कि पौधों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो ह्यूमस, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ह्यूमस। कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, ह्यूमस ट्यूमस, तो क्या गलत हो जाएगा, लेकिन ह्यूमस होगा। तो नए पौधों को पनपने के लिए क्या होता है? ये ह्यूमस चाहिए, ठीक है। आपने वर्षा के दिनों में गोबर और सड़ी गली वस्तुओं पर अंकुरित बीजों को पनपते देखा होगा, ठीक है। आप छोटे छोटे जो बीज अगर रहते हैं उसमें तो वो पनप जाते हैं। वन शाकाहारी के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या वृद्धि में सहायक होते हैं। जो वन होता है शाकाहारियों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। कैसे? वो लकड़ी वहाँ से तोड़ सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, ताज़ी हवा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप समझ सकते हैं, भोजन की व्यवस्था करता है जिससे मांसाहारी जीवों के लिए प्रचुर आहार उपलब्ध हो जाता है। तो वनों में क्या होता है कि छोटे छोटे जीव होते हैं जिसे मार कर आदि मानव खाते थे। तो हमारे भोजन के लिए भी जो वन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझा दिए कि वन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी देखेंगे लास्ट में कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। जिससे मांसाहारी जीव मिल जाते हैं और प्रचुर आहार उपलब्ध होता है। जंतुओं की विभिन्न किस्में भी वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। तो वन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वन हमें सब चीज़ उपलब्ध कराता है बच्चों, वन हमें सब चीज़ उपलब्ध कराता है बच्चों, ठीक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जंगल से लकड़ी, फल, फूल, मांस, जानवरों का मांस भी तो ले सकते हैं, ताज़ी सांसें, तो बहुत सारी चीज़, गोंद, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है। वन में अगर नदी रहती है तो हम लोग जल भी लाते हैं। तो वर्षा जल वन में वृक्षों के पत्तियों, तनों, लता और वितानों से होकर फुहारों के भौम जल रूप में पृथ्वी पर आ जाता है और अंतःस्रावित होकर भौम जल स्तर में वृद्धि होती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था कि जो भूमि की जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो जैसे बाढ़ का आना, वर्षा का होना, ठीक है, कच्ची ज़मीन का होना। तो वही कह रहा है कि भूम जल जो होते हैं वो पृथ्वी से अंतःस्रावित होकर भौम जल में वृद्धि करते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे? मान लो कि पेड़ है, मतलब भूमि जल को बढ़ाने में वृक्षों का बहुत योगदान है। क्यों?
क्योंकि देखो कैसे, ये वृक्ष है कोई, ठीक है, और बरसात होती है तो इसकी जड़ों में पानी जाता है, और जड़ों में पानी जाता है तो फिर से क्या हो, ये नीचे इकट्ठा हो जाता है बच्चों, ठीक है, जिससे जमीन में पानी फिर से वृद्धि होता है, ठीक है। तो जल स्तर में वृद्धि होता है कैसे, पेड़ों के द्वारा, क्योंकि इनके जड़ों में पेड़ जाते हैं, जड़ों में पानी जाता है, जिससे जल स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है, पेड़ों के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए जंगल। वन भू अपर्दन को रोकता है। तो बच्चों वन भू अपर्दन का मतलब क्या, कटना। भूमि अपर्दन, भूमि का कटना। आपने देखा होगा कि बाढ़ वगैरह में क्या होता है कि आपका घर में अगर मिट्टी वगैरह है तो काट के लेके जाता है पानी, लेकिन वहीं पे अगर पेड़ लगा देते हैं तो जो होता है पौधों के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिससे भू अपर्दन नहीं होता है। भू अपर्दन का मतलब क्या, कटाव, मिट्टी का कटाव को भू अपर्दन कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगर मान लो कि अगर कहीं जैसे इतना बड़ा मिट्टी का वो है मिट्टी का चट्टाने हैं, ठीक है, अगर अगर ये बाढ़ का पानी आता है, नदी के पानी, तो इसको काट के लेके चले जाता है, लेकिन यहीं पे अगर पेड़ अगर बहुत बड़ा हो तो इसे काट के नहीं ले जा सकता। क्यों, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भू अपर्दन को रोकता है। भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखता है, ठीक है, भूमि की उसमें शक्ति बनाए रखता है। नदियाँ को जल की आपूर्ति होती है और बाढ़ से हमारी रक्षा भी करता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाढ़ से हमारी रक्षा भी करता है वन। जनसंख्या दबाव के कारण खेती, कारखानों, आबादी में बसने के लिए वनों को जिस तरह तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता और अंतः जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। यह एक सोचनीय विषय है कि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि वन की इम्पोर्टेंट कितनी है। अगर ऐसा ही हमारी जनसंख्या बढ़ती रही और धनाधुन तेज़ी से जंगल अगर सफाया होते रहें, काटते रहें, तो हमारे लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है, ठीक है। जिससे वन अगर लुप्त हो जाए तो क्या हम भी बचेंगे कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग नहीं बचेंगे बच्चों। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है बच्चों, आपको याद करना है। जैसे जल फर, एक्यूफायर मतलब जल भर। जल भर आपको याद है कि जल भर किसे कहते हैं, जब मिट्टी और कंकड़ों के बीच जो पानी फंसा रहता है उसे कहते हैं जल भर। पहले जाके रिविज़न करिए। एक्यूफायर अवक्षय, डिप्लेशन बूंद की सिंचाई, ड्रीप इरिगेशन बूंद की सिंचाई मतलब ड्रीप, ठीक है, स्प्रिंकलर वाला विधि, ड्रीप बूंद सिंचाई व्यवस्था। भौम जल स्तर मतलब अंडरग्राउंड वाटर लेवल। अपघटक डिकम्पोज, अपघटक मतलब क्या, सड़ना गलना। वन आरोपण डिफॉरेस्टेशन, भू अपर्दन सॉइल इरोजन। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग को याद रखना चाहिए। भौम जल ग्राउंड वाटर, जल संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग, ह्यूमस और रीजनरेशन पुनर्जनन। तो इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, जल के बिना जीवन संभव नहीं है बच्चों, बहुत सही। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल और वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी जल के उपयोग के लिए कमी, जल के लिए जल की कमी है, उपयोग के लिए जल की कमी है बच्चों। क्यों, ये क्वेश्चन लिखिएगा। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है लेकिन फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है, क्यों ऐसा है, तो ये क्वेश्चन लिखिएगा। उपयोग में, उद्योगों में तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण है। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखिएगा कि जल की कमी के कारण क्या है, तो ये नोट कर लीजिएगा। उद्योग की तेजी में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन। कुप्रबंधन मतलब क्या, मैनेजमेंट सही से ना होना, ठीक है, जल की कमी के मुख्य कारण है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब अगर क्वेश्चन मिलेगा कि जल की कमी के मुख्य कारण क्या है बताएं, तो ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा वहाँ पे कि भाई जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ना, बढ़ती महंगाई, बढ़ती सिंचाई की आवश्यकताएं, कुप्रबंधन, जल की कमी। समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मितव्ययित से करें। मितव्ययित मतलब क्या, सभी लोग मित्रता पूर्वक। मनुष्य में अनेक उत्पाद मिलते हैं बच्चों, ये सही पकड़ा है इन्होंने। वनों में वनस्पतियों के विभिन्न परतों जंतुओं, पक्षियों और जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपको बताइए मैंने कि वन में जो जितने भी घटक होते हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाती है। तो बच्चों आप अगर क्वेश्चन लिखेंगे कि वन के फ़ायदे क्या हैं, तो एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट वहाँ पर कर लीजिएगा कि वन जो होता है मृदा अपरदन को बचाती है और हमें बाढ़ से सुरक्षा भी करता है। मृदा वनों में वृद्धि करके पुनः जनन में सहायक होती है। तो अब चलते हैं अभ्यास पे। वर्षा जल का चरम स्रोत क्या है, तो वर्षा जल कहाँ से आता है,
आपको पता ही है जल चक्र इसका आंसर है, सत्य है। वर्षा जल का चरम स्रोत। नदियों का जल खेत में सिंचाई एकमात्र साधन है। नदियों का जल खेत में सिंचाई का एकमात्र साधन है, क्या सही है कि गलत है? तो गलत है भाई। नदिया में खेतों की सिंचाई के लिए बहुत सारे साधन है। ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर है, बाढ़ है, सिंचाई होती तो है भूमि सिंचाई, फिर वर्षा भी है, लेकिन सिर्फ नदियाँ नहीं हो सकते, नहर है। ठीक है। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं, तो क्या सही है कि गलत है? आपको मैंने भूगोल चैप्टर पढ़ाया था शायद, या इसमें पढ़ाऊँगा आगे अगर मिलेगा तो। नदियाँ भाई, जल की कमी तो सब लोग करते हैं, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के निवासी तो नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है, तब भूमि जल प्राप्त करने के लिए क्या होता है? तो ये नोट करिएगा। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपको पता है। ठीक है। जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। भूमि जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है? भूमि जल धारण करने वाली क्या कहलाती है बच्चों, बताओ? तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया आपको, अगर आपको माइंड में रखेंगे, नोट्स अच्छे से बनाएंगे, सब कर जाएंगे। समझाइए कि भौम जल की पुनर्वृत्ति किस प्रकार होती है। तो भौम जल की पुनः पूर्ति, ये क्वेश्चन लिखना है आपको कि समझाइए कि भूमि जल की पुनः पूर्ति, उसका पुनः हम लोग कैसे ला सकते हैं भूमि जल को। ये क्वेश्चन लिखना है कि भूमि जल की पुनः पूर्ति कैसे की सकते। पुनः मतलब दोबारा, पुनः पूर्ति का मतलब फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो, जहाँ पे पानी नहीं है, जिस भूमि के अंदर, उस भूमि में पानी फिर से कैसे ला सकते हैं, उसे कहते हैं पुनः पूर्ति। ठीक है, आपको बताया था मैंने कितनी बार। भौम जल स्तर गिरने के लिए उत्तरदायी कारक को समझाइए। तो भूमि जल का स्तर क्यों गिर रहा है बच्चों, ये समझाना है आपको। कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने और रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। ऐसे 7 उत्पादों के नाम बचे जो वनों से प्राप्त होते हैं। तो ये तो कोई भी लिख देगा बच्चा भी। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों, समझाइए। ठीक है, पता है आपको कि ह्यूमस पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ पाते हैं, बाढ़ नहीं आता है उससे, और क्या होता है कि जल चक्र भी उसी से होता है। और क्या होता है बच्चों, बताओ? वो जो जितने भी ह्यूमस बनते हैं उसी से बनते हैं। मनुष्य के लिए आवश्यकता है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, मनुष्य के लिए मतलब प्राणदाता है वो, अगर वो नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ठीक है, हमें गैसों की आवश्यकताओं, लकड़ी, फल फूल, औषधि, सब चीज़ हमें वन से आता है। तो इसे वन में क्या व्यर्थ है, कुछ व्यर्थ नहीं है। और जो वन में जो खाद्य संतुलन है वो बनाए रखने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग वन में, सभी कीट पतंग एक दूसरे पर निर्भर हैं वन में। अपघटक किसे कहते हैं? वे वन और जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक होते हैं। ठीक है, अपघटक मतलब क्या, जो सड़ते हैं, अपघटक क्या है, ये एकदम नोट करिएगा। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने के लिए वन के योगदान को समझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों सभी को गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, काफ़ी रात हो गई है, मेरा वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।